जो एक मास्टर के काले जादू के जाल में फंस चुके युवाओं की जिंदगी पर आधारित है। मास्टर के चंगुल में जो भी एक बार फंसता है वो ना तो किसी से प्यार कर सकता है और ना ही जिंदा लौट सकता है। तो आखिर क्या रहस्य है इस मास्टर का और क्या कभी कोई उससे बचकर जिंदा लौट पाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 1616 ईस्वी का समय दिखाया जाता है, जब यूरोप के कई देशों में हुए भीषण युद्ध की वजह से लाखों लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए, जिससे हर तरफ भूखमरी और महामारी फैल गई। इस भूखमरी के दौरान एक लड़का क्राबट अपने दो छोटे दोस्तों के साथ एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगते हुए भटक रहा होता है। ठंड और बर्फबारी की वजह से ये लोग एक उजड़े हुए घर में रुकते हैं और सो जाते हैं। रात को क्राबट सपने में कुछ कौवों को देखता है और एक आदमी उससे कहता है कि कौवों के पीछे जाओ, तुम्हें खाने और रहने की जगह मिल जाएगी। सुबह उठने के बाद क्राबट अपने दोनों दोस्तों को सोता हुआ छोड़कर उस दिशा की ओर जाता है जिस तरफ कौवे उड़ रहे होते हैं। काफी देर के बाद वो कौवे एक जगह रुक जाते हैं। वो जगह काफी मनहूसियत भरी होती है और वहाँ एक आटा मिल और एक लकड़ी का मकान होता है। रात होने की वजह से क्राबट डरते हुए उस मकान के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक काना मास्टर दिखता है। वो क्राबट से कहता है, मुझे काम करने वाले एक शिष्य की जरूरत है जो न सिर्फ मेरे इस आटा मिल में काम कर सके बल्कि मेरे बाकी के काम भी करे, पर इसके लिए तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। क्राबट कहता है, ठीक है, पर आटा मिल के अलावा दूसरा कौन सा काम है? तो मास्टर कहता है, कुछ दिनों बाद तुम वो भी जान जाओगे। इसके बाद मास्टर उसे मकान के ऊपर के हिस्से में लेटने और रहने की जगह दे देता है और कहता है, अब से तुम यहाँ रह सकते हो। फिर मास्टर चला जाता है और क्राबट बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है। तभी एक युवक उसके पास आता है। वो क्राबट से कहता है, मैं मिल का वरिष्ठ कारीगर टोंडा हूँ। फिर वो मिल में काम करने वाली बाकी कामगारों से भी क्राबट का परिचय करवाता है। सुबह उठने पर सबको खाना परोसने के बाद जब क्राबट खुद खाने के लिए बैठने लगता है तो मिल में काम करने वाला लड़का सैंटी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, साले कहीं और बैठ। ये देखकर ज्यादातर लड़के हंसने लगते हैं, पर टोंडा और कुछ लड़कों को सैंटी की ये हरकत अच्छी नहीं लगती। दरअसल सैंटी और उसके कुछ साथी बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। सर्दी के मौसम की वजह से वहाँ भारी बर्फबारी हुई होती है, तो टोंडा आटा मिल के बाकी लड़कों के साथ मशीन घुमाने वाले पहिए और अन्य जगहों से बर्फ साफ करने लगता है। इस दौरान जब मिल के अंदर बोरियां ले जा रहे लड़कों के पीछे क्राबट अंदर जाने लगता है तो सैंटी और उसके साथी उसे अंदर जाने से रोकते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वैसे भी तुम अभी हम लोगों की तुलना में काफी कमजोर हो। तो क्राबट उन लड़कों को अपनी ताकत दिखाने के लिए अनाज लदी गाड़ी खींचने की कोशिश करता है, पर उससे गाड़ी नहीं हिलती। अब वो लड़के उसके मजे लेते हुए कहते हैं, तुमसे ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो तुम गाड़ी से बोरियां ही उतार कर दिखा दो। तो क्राबट गाड़ी से बोरी उतारने की कोशिश करता है, पर कमजोर होने की वजह से वो बोरी संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। ये देखकर वो लड़के हंसने लगते हैं। फिर खाना खाते वक्त टोंडा और जूरो क्राबट से कहते हैं, तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत है। तभी वहाँ मास्टर आता है। वो बाकी लड़कों से कहता है, आज अमावस्या है, आज रात के काम के लिए तैयार रहो। रात में क्राबट अपने कमरे की खिड़की से देखता है कि बाहर मिल में काम करने वाले लड़के मशाल लेकर खड़े हैं और मास्टर उनसे कहता है, पीछे घूमकर बग्घी से बोरियां उतारना, कोई भी बग्घी चलाने वाले की तरफ नहीं देखेगा। तभी वहाँ एक बग्घी आती है जिसे चेहरा छिपाया हुआ कोई व्यक्ति हाँक रहा होता है। बग्घी के अंदर बोरियों में कुछ भरा होता है। मास्टर के आदेश पर वो लड़के बोरियों को बग्घी से उतारते हैं और मिल के अंदर ले जाने लगते हैं। इतनी रात को इन बोरियों में क्या लाया गया है ये जानने के लिए क्राबट चुपके से मिल के अंदर घुस जाता है। मिल के लड़के बग्घी से बोरियां लेकर उसे मशीन में डालकर उसकी पिसाई करने लगते हैं, पर आश्चर्य की बात यह होती है कि उन बोरियों में हड्डी और कंकाल होता है और पिसाई से उसका पाउडर निकल रहा होता है। ये देखकर क्राबट बहुत डर जाता है, पर इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज निकलती, टोंडा उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मास्टर को ये बात पता चली तो बहुत बुरा होगा, इसलिए जल्दी से अपने कमरे में जाओ। फिर क्राबट जाकर लेट जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और क्राबट पहले से मजबूत होता जाता है। वो वहाँ के कई काम भी सीख जाता है। अब तक मिलके कुछ लड़के उसके दोस्त भी बन जाते हैं, जिसमें टोंडा सबसे खास होता है। एक दिन मिलके सभी लड़के और मास्टर बाहर गए होते हैं तो क्राबट को मास्टर के कमरे के पास एक रहस्यमय गुप्त कमरा दिखता है। फिर जब सब लोग वापस आते हैं तो वो मिलके एक लड़के से उस कमरे के बारे में पूछता है। वो लड़का क्राबट को बताता है कि उस कमरे में मास्टर उन लड़कों को काला जादू सिखाते हैं जो पूर्ण रूप से उसके शिष्य बन जाते हैं। जब तुम उनके टेस्ट में पास हो जाओगे तो वो तुम्हें भी अपना शिष्य बनाकर काला जादू सिखाएंगे। अगले दिन टोंडा क्राबट को उस रहस्यमय कमरे में ले जाता है जहाँ मास्टर उसका शिष्य बन चुके लड़कों को काला जादू सिखा रहा होता है। वहाँ मास्टर सभी से कहता है कि आज ईस्टर है, हमारी प्रथा के अनुसार तुम लोग दो के जोड़े में अलग अलग गांव के पास जाओगे और वहाँ रात बिताओगे, फिर सुबह होने से पहले तुम लोग को वापस लौटना है। टोंडा और क्राबट में गहरी दोस्ती होती है तो वो दोनों मास्टर के आदेश पर श्वार्ट्ज गांव के पास जाते हैं और वहाँ एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते हैं। गाँव वाले मोमबत्तियां जलाकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इस दौरान वहाँ से थोड़ी दूरी पर बैठे क्राबट के मत्थे पर टोंडा एक चिन्ह बनाता है और फिर उससे आंखें बंद
करने को कहता है। जैसे ही क्रैबट अपनी आंखें बंद करता है, दोनों की आत्मा उनके शरीर के बाहर आ जाती है। अब दोनों की आत्मा गांव के अंदर जाती है। टोंडा कहता है हमें कोई देख नहीं पाएगा, पर वो हमारी आवाज सुन सकते हैं, और अगर तुमने किसी को भी छुआ तो वो तुम्हें देख लेगा। गांव के अंदर मोमबत्तियां जला रही एक लड़की मिली क्रैबट को बहुत पसंद आ जाती है। तभी मिली का पैर फिसल जाता है, तो उसे बचाने के लिए क्रैबट उसे पकड़ लेता है, पर क्रैबट के छूने की वजह से वो उसे देख लेती है। मिली को भी क्रैबट पसंद आ जाता है। उसी गांव की एक लड़की सेलिना और टोंडा भी एक दूसरे को प्यार करते थे। टोंडा की आवाज सुनकर सेलिना उससे कहती है कि कब तक हम ऐसे छिपकर प्यार करेंगे, तो टोंडा कहता है कि पता नहीं। फिर टोंडा की आत्मा क्रैबट की आत्मा का हाथ पकड़ती है, जिससे वो दोनों फिर से अपने शरीर में आ जाते हैं। टोंडा क्रैबट से कहता है इस बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो मास्टर जान ले लेगा। तो क्रैबट कहता है आखिर उस मिल में होता क्या है और मास्टर का क्या राज है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता सेलिना के साथ जिंदगी बिताने का? तो टोंडा कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं भी मिल से निकलना चाहता हूँ, पर मास्टर के चंगुल से निकलकर कोई भी जिंदा नहीं जा पाता, इसलिए तुम कोई भी गलती मत करना, मास्टर सब पर नजर रखता है। इसके बाद ये दोनों वापस मिल लौट जाते हैं। उस प्रथा वाली रात के बाद क्रैबट को पहली बार मिल के मशीन वाले हिस्से में जाने की इजाजत मिलती है, जहाँ वो बाकी लड़कों के साथ गेहूं की बोरियां उठाकर उसे मशीन में डालने लगता है। ये काम बहुत मेहनत का होता है, इस वजह से क्रैबट थक जाता है और घायल भी हो जाता है, पर फिर भी वो सुबह तक काम करना बंद नहीं करता। तभी मास्टर वहाँ आता है। वो क्रैबट से कहता है अनाज लदी गाड़ियां खींच कर दिखाओ। क्रैबट वो गाड़ी खींचने लगता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो क्रैबट एक भरी हुई बोरी नहीं उठा पाता था, वो आज कई बोरियों से लदी गाड़ी खींच रहा होता है। अब मास्टर उससे कहता है कि तुमने टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने शिष्य मंडली में शामिल करता हूँ। इसके बाद क्रैबट बाकी शिष्यों के साथ मास्टर के रहस्यमयी कमरे में जाता है, जहाँ मास्टर बाकी शिष्यों के साथ उसे भी काला जादू सिखाते हैं और सभी लड़कों को एक एक छड़ी देकर बिना हाथ लगाए छड़ी को कंट्रोल करना सिखाते हैं। अब क्रैबट रोज उस छड़ी से अभ्यास करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन मास्टर उसे पहाड़ी पर ले जाता है और पहाड़ी से धक्का देकर उसे कौवा बनना सिखा देता है। कौवा बनकर उड़ते हुए क्रैबट को कौवा बन चुके बाकी लड़के भी मिलते हैं। वो उन सबके साथ काफी दूर तक उड़ता है और फिर सबके साथ वापस मिल पर लौट आता है और इंसान बन जाता है। अगले दिन जंगल से लकड़ियां लाते वक्त क्रैबट टोंडा से कहता है मैं मिली से फिर से मिलना चाहता हूँ। तो टोंडा कहता है मैं भी सेलिना से मिलना चाहता हूँ, पर इसमें बहुत खतरा है, अगर मास्टर को पता लग गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद वापस लौटकर जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तो मास्टर कहता है कि सुना है डाकुओं की टोली पहाड़ी के गांव तक पहुंच गई है। कल वो लोग शॉर्ट्स गांव पर हमला करेंगे और फिर वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ आने से पहले ही उन्हें रोकना होगा। शॉर्ट्स गांव जाने की बात से टोंडा और क्रैबट खुश हो जाते हैं। अगली सुबह मिल के कुछ लड़कों के साथ टोंडा और क्रैबट शॉर्ट्स गांव में जाते हैं। ये लोग गांव वालों से कहते हैं सभी लोग अपने अपने घरों में छिप जाओ, क्योंकि यहाँ डाकुओं का हमला होने वाला है और हम लोग उन्हें भगाने आए हैं। मिली और सेलिना क्रैबट और टोंडा के वहां आने से खुश हो जाती हैं। अब तक डाकुओं का समूह घोड़े पर सवार होकर गांव पर हमला कर देता है। गांव के ज्यादातर लोग घरों में छिप जाते हैं। अब मिल के लड़कों और डाकुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें डाकू लड़कों पर भारी पड़ रहे होते हैं। अपने लड़कों को हारता हुआ देखकर टोंडा, क्रैबट और कुछ लड़के मास्टर की दी हुई छड़ी को जागृत कर लेते हैं और उससे डाकुओं पर हमला करने लगते हैं। फिर जादू के इस्तेमाल से छड़ी को सिर्फ हवा में घुमाकर ही टोंडा और क्रैबट डाकुओं को मार गिराते हैं। तभी सेलिना दौड़ते हुए एक झोपड़ी के अंदर जाती हुई दिखती है। टोंडा उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है और सेलिना का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, पर अंदर उसे सेलिना नहीं दिखती, बल्कि वहाँ मास्टर खड़ा हुआ दिखता है। वो टोंडा से कहता है तो उस लड़की का नाम सेलिना है। इसके बाद सभी लड़के वापस मिल लौट आते हैं, पर टोंडा काफी परेशान होता है। रात में एक लड़का क्रैबट से बताता है कि तुमसे पहले जो लड़का यहाँ रहता था उसे गाँव की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन मास्टर को ये बात पता चल गई। फिर अगले दिन उस लड़की की लाश पास के नाले में मिली और उसके एक दिन बाद वो लड़का भी फांसी पर लटका हुआ मिला। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का वहाँ कर सबसे कहता है कि पास के नाले में एक लड़की की लाश मिली है। ये सुनते ही टोंडा घबरा जाता है और भागते हुए नाले के पास जाता है। वहाँ जिस लड़की की लाश पड़ी होती है वो उसकी गर्लफ्रेंड सेलिना ही होती है। उसकी इस तरह से मौत देखकर टोंडा का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर रोने लगता है। रात में लेटते वक्त टोंडा क्रैबट से कहता है अगर मैं ना रहूं तो तुम हर साल आटे की 2 बोरियां जंगल में पेड़ के जड़ के पास छिपा दिया करना, ताकि गांव वाले भूखे न मरे। क्रैबट उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाले हो, तो टोंडा इस पर कोई जवाब नहीं देता और लेट जाता है। थोड़ी देर बाद क्रैबट तो सो जाता है, पर टोंडा जाग रहा होता है। तभी वो रहस्यमयी बग्घी मिलके बाहर आती है। इस बार टोंडा खिड़की से बग्घी चलाने वाले का चेहरा देख लेता है। वो एक शैतान जैसा दिख रहा होता है। अब टोंडा समझ जाता है कि मास्टर शैतान का उपासक है। सुबह होने पर बूढ़ा और कमजोर हो चुका मास्टर एक बग्घी में सवार होकर कहीं चला जाता है। क्रैबट के समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और मास्टर कहाँ गया। फिर रात होने पर क्रैबट जब सो जाता है तो टोंडा क्रैबट के पास अपना चाकू रख देता है। कुछ देर बाद जब क्रैबट की आंख खुलती है तो उसे टोंडा वहाँ नहीं दिखता, इसलिए वो टोंडा को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे सीढ़ियों के नीचे टोंडा की लाश दिखती है, जिसके आसपास उसका खून बिखरा हुआ होता
होता है। ये देखकर क्रैबट के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। अब तक बाकी लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। इसके बाद सभी लड़के टोंडा की लाश को ले जाकर दफनाते हैं। टोंडा के मरने के बाद क्रैबट बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वही एक था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। वो सैंटी से पूछता है कि आखिर कब्र पहले से ही क्यों खोदी गई थी, क्या सबको पता था कि कोई मरने वाला है? सैंटी इस पर कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब क्रैबट मिल पर वापस लौटता है तो देखता है कि मास्टर जवान होकर वापस आ चुका है और वो लड़कों के साथ बैठकर खाना खा रहा है और शराब पी रहा है। मास्टर को हंस हंस कर लड़कों से बात करते हुए देखकर ऐसा लगता था जैसे टोंडा की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर क्रैबट गुस्से से भर जाता है और उन लोगों से कहता है कि अभी हम लोग टोंडा को दफना करा रहे हैं और तुम लोग यहाँ मजे से हंसी मजाक कर रहे हो और दारू पी रहे हो। तो एक लड़का कहता है टोंडा की जगह नया लड़का रख लिया गया है, यहाँ उसी का जश्न हो रहा है। ये सुनते ही क्रैबट एक दो लड़कों को मारने लगता है और कहता है तुम लोग भी इस मास्टर की तरह नीच हो। फिर वो मास्टर से कहता है कि जब टोंडा मरा तो आप कहाँ थे और उसकी और उसके गर्लफ्रेंड की रहस्यमयी तरीके से मौत कैसे हुई? तो मास्टर उससे कहता है यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बाद टोंडा का काम मिल के एक पुराने लड़के को सौंप दिया जाता है और वहाँ एक नया लड़का आ जाता है। एक रात मिल में कई सालों से काम करने वाला एक लड़का टॉमी क्रैबट को दुखी देखकर उससे कहता है ये सब मास्टर का माया जाल है, वो यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता। जो भी उसके नियमों के खिलाफ जाता है उसकी ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और फिर नए लड़कों को रख लिया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। जो टोंडा और बाकी लड़कों के साथ हुआ वही यहाँ हम सबके साथ होगा। तुम्हारा मेरा सबका नंबर आएगा, क्योंकि जब तक मास्टर जिंदा है उसके चंगुल से कोई भी नहीं निकल सकता। वो जब भी बूढ़ा होने लगता है तो जवान होकर वापस आ जाता है। ये सब सुनकर क्रैबट रात को ही वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलता है, पर मास्टर अपने काले जादू से उसे वहाँ से भागते हुए देख लेता है। क्रैबट बहुत तेजी से भाग रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस जगह से बहुत दूर निकल जाए, पर मास्टर अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक नक्शे पर उसे भागते हुए देख रहा होता है। इसलिए वो क्रैबट का दिमाग भ्रमित कर देता है, जिससे क्रैबट भागते हुए घूम फिरकर फिर से मिल पर पहुंच जाता है। अब क्रैबट समझ जाता है कि मास्टर के होते हुए यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो वो टॉमी से कहता है तुम सच कह रहे थे। अगले दिन जब क्रैबट जंगल में गांव वालों के लिए 2 बोरी आटा छिपा रहा होता है तो आटा ले जाने के लिए वहाँ मिली आती है। वो पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्रैबट कहता है हाँ। मिली कहती है मैं जानती हूँ, पर तुम टोंडा की तरह डरते हो, क्योंकि मिल के जिस भी लड़के ने लड़की से प्यार किया वो मारे गए। क्रैबट कहता है हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। उधर मिल में बैठे मास्टर को अपनी काली शक्तियों के जरिए ये बात पता लग जाती है कि क्रैबट चोरी से गांव वालों के लिए आटा छिपाता है और उसका भी गांव की एक लड़की से चक्कर चल रहा है। इस बात से नाराज होकर वो काले जादू से वहाँ बैठे बैठे ही पूरे गांव में आग लगा देता है। अगली रात जब तंत्र प्रथा के लिए क्रैबट जूरो के साथ बाहर जाता है तो देखता है कि गांव जल चुका है, जिससे वो डर जाता है और उसे लगता है कि मिली भी मारी गई। दुखी क्रैबट बहुत निराश हो जाता है, पर तभी उसे मिली दिखती है। उसे जिंदा देखकर क्रैबट उसे गले लगा लेता है। मिली उसे बताती है कि कल रात पता नहीं कैसे रहस्यमयी ढंग से आग लग गई, जिससे गांव के ज्यादातर घर जल गए और कई लोग मारे गए, सिर्फ मैं और कुछ और लोग ही जिंदा बचे हैं। तभी जूरो क्रैबट के पास आता है और कहता है इससे पहले कि मास्टर को पता चले यहाँ से जल्दी निकल चलो। क्रैबट कहता है मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। तो जूरो कहता है तुम्हें इसका अंजाम पता है। अब क्रैबट मिली से कहता है हफ्ते के अंत में मैं तुम्हें जंगल में मिलूंगा। फिर वो जूरो के साथ मिल वापस लौट जाता है। मास्टर उन दोनों को शक की निगाह से देखता है, लेकिन दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे में जूरो क्रैबट से कहता है अगर मास्टर से मुक्ति पाना है तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और अपने दिमाग को नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना होगा, ताकि मास्टर तुम्हारे दिमाग को भ्रमित न कर सके। और फिर तुम्हें मिली से कहना होगा कि वो साल के आखिरी दिन मास्टर से तुम्हें मांग ले, क्योंकि साल के आखिरी दिन अगर कोई बाहरी इंसान मास्टर से कुछ मांगता है तो मास्टर उसको वो दे देता है। ये यहाँ की प्रथा है। ये जानने के बाद हफ्ते के आखिरी दिन क्रैबट जंगल में आटे की बोरियां रखने जाता है और वहाँ मिली से मिलता है। वो मिली से कहता है कि साल के आखिरी दिन तुम्हें मास्टर से मुझे मांगना होगा, तभी मैं आजाद हो पाऊंगा और तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। इसके बाद क्रैबट मिल वापस लौट आता है और हर दिन अपने दिमाग को नियंत्रित करने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। इस तरह एक एक करके दिन गुजरने लगते हैं और फिर अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात बग्घी से हड्डी की बोरियां उतारते वक्त टॉमी घायल हो जाता है, पर मास्टर को उससे कोई हमदर्दी नहीं होती, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी और वो जवान लड़कों जितना काम नहीं कर पा रहा होता। अगली सुबह जब सभी लड़के उठते हैं तो देखते हैं कि टॉमी फांसी पर लटका हुआ है। ये देखकर क्रैबट समझ जाता है कि ये सब मास्टर ही कर रहा है। वो मास्टर से कहता है कि तुम हत्यारे हो, आखिर कब तक तुम ये मौत का खेल खेलोगे? तो मास्टर कहता है ये यहाँ का नियम है कि जो मेरे काम का नहीं रह जाता उसको इस दुनिया से जाना पड़ता है। यहाँ मैं चुनता हूँ कि कौन कब तक जिएगा। ये सुनकर क्रैबट मास्टर को घूरने लगता है। तो मास्टर कहता है मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है और वो मुझसे तुम्हें मांगने वाली है, पर क्या तब तक वो जिंदा रहेगी? ये सुनकर क्रैबट घबरा जाता है और जूरो के पास जाता है। वो जूरो से कहता है कि आखिर मास्टर को हमारा प्लान कैसे पता चला? तो जूरो कहता है कि पता नहीं, बस तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना, क्योंकि मास्टर तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। और ध्यान रहे कि किसी भी तरह मिली मास्टर
मास्टर के हाथ न लगने पाए। थोड़ी देर बाद मास्टर क्रैबट को अपने कमरे में बुलाता है और उसे जोरो के खिलाफ भड़काता है, पर क्रैबट मास्टर के झांसे में नहीं आता और उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर वो चाकू पकड़कर उसकी हथेली काट देता है। अब क्रैबट बिना डरे मास्टर से कहता है कि तुम्हारा खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। इसके बाद वो वहाँ से जोरो के पास चला जाता है। आखिरकार कुछ दिनों बाद साल का आखिरी दिन आ जाता है और रात में मिली अचानक से मास्टर के पास पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि मैं क्रैबट को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे उसे मांगने आई हूँ। मास्टर बहुत चालाक था और वो क्रैबट को मुक्त नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मिली को एक कमरे में ले जाता है जहाँ कई कौवे बैठे हुए होते हैं। फिर वो मिली से कहता है इनमें से कोई एक कौवा क्रैबट है, अगर तुम उसे इस रूप में पहचान लोगी तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। तो अब मिली एक एक कौवे को ध्यान से देखती है। आखिरकार एक कौवे की गंध से वो क्रैबट को पहचान लेती, जिससे प्रथा के मुताबिक क्रैबट आजाद हो जाता है। पर तभी कौवे बने मिलके सभी लड़के मास्टर को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद वो लड़के इंसानी रूप में आकर मास्टर को घेर लेते हैं। अब क्रैबट मास्टर से कहता है वचन के मुताबिक अब मैं आजाद हूँ और अब हम सभी लड़कों में एकता और एक दूसरे पर विश्वास है, इसलिए अब तुम हमें भ्रमित नहीं कर पाओगे। इसके बाद उनमें से एक लड़का उस श्रापित मिल में आग लगा देता है और क्रैबट और बाकी सभी लड़के मिल से बाहर निकल जाते हैं। चक्की के जल जाने और मास्टर के बूढ़े हो जाने की वजह से मास्टर की शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए वो आग से बचकर बाहर नहीं निकल पाता और मिल के साथ ही जलकर राख हो जाता है, जिससे वो सभी लड़के आजाद हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।